नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लीगल इनसाइट्स में। यस, आपके कारोबार में एक जीएसटी नाम जैसे ही जुड़ता है तो बहुत से सवाल आपके जहन में उठ जाते हैं। आज जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पर सॉल्व की जाएंगी, क्योंकि हमारे साथ लीगल इनसाइट में आज जुड़ चुके हैं एडवोकेट JS बेदी सर, जो कि 20 से 25 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं, जीएसटी एक्सपर्ट, और आपके तमाम सवालों तमाम क्वेरीज को आज सुलझा कर रहेंगे। जी हाँ, लीगल इनसाइट में जीएसटी को लेकर बहुत सी क्वेरीज हमने अपने शो में शामिल की हैं। उन सभी क्वेरीज को सवालों का रूप देकर आज हम सर से सवाल पूछेंगे और उनके जवाब लेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं आज के लीगल इनसाइट में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल जो कि लोगों की टर्म्स को क्लियर करना चाहेंगे कि जो जीएसटी है जब से आया है उसने लोगों की रातों की नींद को उड़ा दिया है। डेफिनेटली आप भी सोच रहे होंगे कि वाकई ये कई बार हमें तंग करता है, लेकिन तंग होने वाली बात नहीं है, इसका समझने की बात है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का नाम उभर कर सामने आता है और इसे सेक्शन 16 सप्लायर की ज़िंदगी को निजी तौर पर अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। लेकिन समझते हैं कि ये टर्म्स है क्या आखिर। ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में है क्या? जी सर। मैम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पुराने टैक्सेशन एक्ट्स को रिप्लेस करके 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले जैसे कि वैट एक्ट लगता था, एक्साइज एक्ट लगता था और डिफरेंट कई एक्ट्स, इन सबको मर्ज करके एक एक्ट बना दिया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज ए गुड एंड ए सिंपल टैक्स व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशंस, अमेंडमेंट्स, सर्कुलर्स आने की वजह से लोगों को समझ आना बंद हो गया और उनकी दिक्कतें बढ़ती गई। इस एक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका भी आपने जिक्र किया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की टर्म को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जब भी कोई बायर किसी भी सेलर से गुड परचेज करता है, अगर वो गुड्स टैक्सेबल है तो बायर को, सेलर को उसका एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स गुड्स की वैल्यू के अलावा देना होता है और वो इनवॉइस में अलग से चार्ज किया जाता है। अगर वो ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हो तो 2 हिस्सों में वो बांटा जाता है। 50-50% की रेशो होती है। आधा हिस्सा SGST को जाता है, आधा हिस्सा CGST को जाता है। SGST स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड CGST इज द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। लेट अस से कि कोई भी आइटम के ऊपर 18% टैक्स लगता है और उसकी वैल्यू 100 रुपीज है, तो वो 18 रुपए जो टैक्स की वैल्यू है, जो GST है, वो 2 हिस्सों में बांटा जाता है। 9% स्टेट को जाएगा, 9% सेंट्रल को जाएगा। अब जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इसने सबकी नींद उड़ाई हुई है, लोगों को परेशान किया हुआ है जी। ऑब्वियसली जब भी कोई बड़ा व्यापारी खरीदो फरोख्त करता है तो उसको जो टैक्स है सेलर को जमा करवाना पड़ता है, बिल में जो लग कर आता है, बिकॉज उसको जब पेमेंट करनी है तो टैक्स की साथ में पेमेंट करनी है जी। और वो पेमेंट लाखों करोड़ों में बनती है। जब किसी का बड़ा व्यापार है तो बड़ी पेमेंट बनेगी। तो ऑब्वियसली जब भी वो पेमेंट सेलर को कर देता है और विभाग की तरफ से एक नोटिस उसको 2 साल 3 साल बाद या तुरंत आता है कि जिस सेलर को आपने पेमेंट की है वो सेलर ने पेमेंट नहीं जमा कराई, तो परचेजर का क्रेडिट का रुकने की बातें डिपार्टमेंट करनी शुरू कर देता है। इस करके ये एक परेशानी बन जाती है परचेजर के लिए, जिसने गुड्स खरीदी होती हैं और जेन्युइन ट्रांजैक्शन की होती है। इवन देन वो एक उस असमंजस समस्या में खड़ा हो जाता है कि मैंने तो इसके टैक्स का पूरी अदायगी कर दी है, भुगतान कर दिया है, तो फिर मुझे क्लेम लेने में क्यों दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं कि अक्सर आ रही हैं कि आजकल व्यापार जगत में यही एक मुद्दा है मेन टैक्सेशन में। मैं अभी यहाँ पर पहले हम एक ही टर्म को पहले और ज्यादा क्लैरिटी से समझना चाहेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अंडर जीएसटी, इसे क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। हम क्लेम कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी। बिल्कुल कंडीशन है जी। सेक्शन 16 है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशंस को डील करता है जी। उसमें अलग अलग प्रोवाइजो सेक्शंस के पार्ट्स हैं और उसमें बकायदा लिखा गया है कि जो भी परचेजर माल को खरीदेगा सेलर से, उसके पास टैक्स इनवॉइस इन ओरिजिनल होनी चाहिए और फिजिकली गुड्स को उसने रिसीव किया हो। नंबर 3 के ऊपर जो परचेजर है वो प्रॉपरली रेगुलरली रिटर्न्स भर रहा हो और जो सेलर ने परचेजर को माल बेचा है जी, वो टैक्स सेलर
सरकार का प्रॉपर टाइम पर जमा भी कराए, अदा भी करे। ये कंडीशंस के अलावा कुछ और कंडीशंस आगे ऐड की गई, जैसे 2B वाली, और इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही परचेजर कैन क्लेम दी इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आज की डेट में आ रही है, उसमें एक कंडीशन है 16(2)(c), जो सेक्शन इसको डील करता है। उसमें ये एक कंडीशन है कि अगर सेलर टैक्स पे करेगा तो परचेजर को उसका क्लेम मिलेगा। अब परचेजर के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि वो चेक कर सके कि सेलर ने टैक्स पे किया है, या उसके पार्ट पे कोई डिफॉल्ट है, या उसके सब्सिक्वेंट सेलर के पार्ट पर कोई डिफॉल्ट है जिससे उसने माल खरीदा है, या उससे भी प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट पार्ट के ऊपर टैक्स की अदायगी हुई है या नहीं हुई है। इसके ऊपर अलग अलग से केस लॉज आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट और कंडीशन एक्ट में डाल दी गई है कि जिस बंदे ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है उसको एक ऐसा कार्य करने के लिए एक्ट कह रहा है जो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा है कि किसी भी आदमी को वो काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। अब लेट अस से मैंने आपसे गुड्स खरीदी, अब आपने मेरे को गुड्स बेची, मैंने आपको टैक्स की अदायगी कर दी और आप टैक्स ना जमा कराए जी। आप अपने क्रेडिट से एडजस्ट कर लें। अगर आपका क्रेडिट ना भी जेन्युइन हो, हाउ आई केम टू नो कि आपने टैक्स नहीं पे किया, जब भी कि आपको भी विभाग ने सेल टैक्स नंबर दिया है, मुझे भी विभाग ने सेल टैक्स नंबर दिया है। हाउ दे कैन से कि JS बेदी एडवोकेट ने क्लेम किया ITC, तो ये वाले ITC को हम रोक लेते हैं क्योंकि मैं हमने नहीं पे किया, या जिससे आपने गुड्स खरीदी हैं उन्होंने नहीं पे किया। ये सेक्शन 16(2)(c) को डिफरेंट हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया। हालांकि एक पटना हाई कोर्ट ने आस्था इंटरप्राइजेस के केस में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड भी किया, बट इवन देन स्टिल दिस इशू इज अ बर्निंग इशू कि ये जो क्रेडिट का पीछे बंदे ने पैसा जमा करवाना है, अगर वो नहीं जमा होता तो वो सेलर से रिकवर किया जाएगा कि परचेजर से। दिस इशू इज पेंडिंग। ये एक्चुअली बहुत बड़ा इशू है, समझ ही नहीं आएगा कि कहां से फिर भरपाई कहां से करें, क्योंकि बेसिकली सेलर के डिफॉल्ट के लिए परचेजर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर दिस। इस कारण आजकल व्यापार जगत में इतनी एक समस्या बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल, इसी से जुड़ा हमारा जो सवाल है जिसका आप ज़्यादा जवाब दे चुके हैं, लेकिन और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लेंगे कि जब एक परचेजर जो है वो गुड्स खरीद लेता है और सप्लायर उसका टैक्स जमा नहीं करवाता तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और डिटेल में जानेंगे थोड़ा। मैम ऐसे है, हमारे इस GST एक्ट में 1/10/2022 को एक अमेंडमेंट आई जिसमें उन्होंने और क्लियर कर दिया कि अगर सेलर ने टैक्स नहीं जमा कराया तो परचेजर का क्रेडिट जो है वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया और उसमें ये चीज को बड़ा क्लियर कर दिया कि ये सेक्शन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, मतलब जिस दिन ये नोटिफिकेशन की गई है उस दिन से और उसके बाद वाले पीरियड के लिए वो लागू होगा, उससे पहले कुछ नहीं। इट वाज नॉट विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। राइट। अब आज की डेट में जो व्यापार जगत में लोगों को दिक्कत आ रही है वो 1/10/22 से पहले के नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि अब तो लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजिलेंट होके ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। उससे पहले पीरियड की जो ट्रांजैक्शंस है, डिपार्टमेंट उसके लिए भी कहता है कि आपने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कीजिए विद इंटरेस्ट, कि आपने गलत क्रेडिट ले लिया। तो जब डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज के पास आदमी जाके अपने सारे कागज पत्र दिखाता है कि ये मेरे पास बिल है, ये मैंने बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट की है, ये मेरे पास GR है, ये मैंने माल को रिसीट किया है, यहाँ मैंने मैन्युफैक्चरिंग की है, ये मेरे 2B में भी बोल रहा है, तो वो एक कंडीशन को हाईलाइट करते हैं कि आपका सारा कुछ ठीक है बट जिससे आपने सामान खरीदा उसने टैक्स नहीं जमा कराया, इस करके आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। अब इन समस्याओं के लिए पहले तो मैं ये क्लैरिटी देना चाहता हूं कि सारे व्यापार जगत में जिनकी ट्रांजैक्शन 1/10/22 से पहले की हुई है, ना तो उनको रिवर्स करने की जरूरत है, ना उनको इंटरेस्ट देने की जरूरत है। उससे पहले की ट्रांजैक्शंस इस नोटिफिकेशन से ही व्यापारियों के हक में जाती है। ये उनको क्लैरिटी देती है कि उन केस में तो सेलर से ही पैसा रिकवर किया जाएगा। मेरा ये नहीं कहना है कि बाद वाले केसों में सेलर से नहीं रिकवर किया जाएगा। पुराने को तो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज को इस प्रोविजन से प्लस गवर्नमेंट ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया बाय दिस नोटिफिकेशन विच इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर,
कि उससे पिछली जितनी भी ट्रांजैक्शन, मतलब 1/7/2017 से लेकर डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो 1/10/22 है, मींस 30 सितंबर तक 2022 तक जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, अगर किसी सेलर ने नई टैक्स जमा कराया तो डिपार्टमेंट ने उन्हीं से टैक्स रिकवर करना है। अब सवाल ये आता है कि सेलर से क्यों टैक्स रिकवर करना है? टैक्स इस करके रिकवर करना है कि सेलर को भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज ने दिया, ड्यूटी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो हमें दी गई, जब हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है तो बहुत ध्यान से कई चीजें वेरीफाई की जाती है, हमारे सारे क्रेडेंशियल्स देखे जाते हैं, हमारे बिजनेस प्रेमिसेस देखे जाते हैं। डिपार्टमेंट इज वेरी विजिलेंट, एक्स्ट्रा कॉशियस के साथ वो काम करते हैं कि किसी भी गलत बंदे को नंबर ना मिल जाए। जब वो इतने कॉशियस होकर नंबर देते हैं तो एक सेलर जिसके सारे क्रेडेंशियल्स डिपार्टमेंट के पास हैं, वो कल को अगर टैक्स ना जमा कराए तो डिपार्टमेंट की ड्यूटी है उनसे रिकवर करना, ना कि सिंपल वे से परचेजर को कहना कि आपका क्रेडिट खत्म हो गया, यू नीड टू रिवर्स द क्रेडिट और यू नीड टू डिपॉजिट द क्रेडिट, कि आपको ये पैसा जमा कराने की जरूरत है। इससे व्यापारी का जो बिजनेस है वो अपने आप को एक ना चोरों की लिस्ट में खड़ा देखता है, इवन जेन्युइन व्यापारी भी। क्योंकि जब भी किसी ना बंदे ने कुछ गलत ना किया हो तो उसको एक नोटिस जाता है और नीचे एक डिमांड की फिगर होती है, जी 2 लाख जमा करा दीजिए, 1 करोड़ जमा करवा दीजिए। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ द बिजनेस, जैसा जैसा व्यापार है जिसका। तो वो एक बार ही तो घबरा जाता है ना कि मैंने एक बार ही टैक्स दे दिया हुआ तो मैं दोबारा कैसे दे दूं। फिर उसके इक्विवेलेंट सामने 100% पेनल्टी का कॉलम बना होता है। 2017 के केस है, 5-6 साल का इंटरेस्ट जुड़ जाता है, तो वो करोड़ वाली फिगर जब 3-4 करोड़ बन जाती है तो उसके लिए वाकई प्रॉब्लम आ जाती है। इस करके जो आपने पहला क्वेश्चन किया था ना, नींद क्यों उड़ती है, इन फिगरों से नींद उड़ती है। जी, लेकिन इसकी कोई टाइम पीरियड होगी? आई मीन विद इन टाइम पीरियड उनको सारी चीजें क्लियर करनी है? मैम टाइम पीरियड बेसिकली 5 इयर्स रहती है, ओके, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। राइट। अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पूरे वर्ल्ड में और स्पेसिफिक हमारी कंट्री भी में भी जब ये कोरोना का पीरियड आया तो रिफंड्स लेने की भी टाइम पीरियड बढ़ाया गया और डिपार्टमेंट को, डीलर्स को असेस करने का भी टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया। और अगर उस टाइम पीरियड में नहीं होता वो सब क्लियर, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए टाइम बार्ड। ओके। टाइम पीरियड तो मैम जीएसटी में इतना मेजर रोल प्ले करता है। अभी आपने टाइम पीरियड की बात की है तो रिसेंटली अभी 9 तारीख को ही एक एसएलपी में नोटिस इशू है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने रिटर्नें नहीं भरी, हमारे कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हम रिटर्न टाइम पे नहीं दे पाते क्योंकि कई बार परचेजर हमें टाइम पे पेमेंट नहीं करता। तो जो उसमें हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है, जैसे कि 1/4/21 से लेके 31/3/22 तक है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने 30 नवंबर तक क्लेम करना है। अगर वो 30 नवंबर वाली डेट मिस कर जाए तो चाहे मैं फाइन देकर रिटर्न्स भी भर लूं तो आई कैन नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द सेम, क्योंकि एक्ट की जो 16(4) धारा है, जैसे कि मैंने बताया कि सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट से डील करता है, तो जो सेक्शन 16(4) है वो कहता है कि अर्लियर उसका पीरियड होता है जी 30 सितंबर तक का था, अब उसको बढ़ा के 30 नवंबर तक कर दिया। अगर वो पीरियड स्किप हो जाए तो वन कैन नॉट इवन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट, चाहे वो गवर्नमेंट को पेनल्टी, इंटरेस्ट पे कर रहा है, फाइन पे कर रहा है। अब उसके ऊपर डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने अपना व्यू दे दिया और वो पिटीशंस डिसमिस हो गई। अभी एक शांति मोटर्स का मैटर में 9/2 को 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज काइंड इनफ, जिन्होंने ये नोटिस किया इस मुद्दे के ऊपर कि ये सुनवाई के लायक है। अब वो मुद्दे में नोटिस होने से कुछ लग रहा है कि कुछ सुनवाई के बाद जिन व्यापारी भाइयों का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेट रिटर्न भरने की वजह से या ना रिटर्न भरने की वजह से रुक गया था, वो अब ले पाएंगे अगर ये फैसला फेवरेबल हुआ। अगला सवाल हम लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बातों में एक टर्म निकल कर आई थी सामने, दैट इज CGST और एक SGST। ये टर्म मैं क्लियर करवाना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली ये है क्या, स्पेशली जब विद इन स्टेट हमारे पास कोई बिल आता है तो उसके ऊपर ये दोनों टर्म्स होती हैं। मैम बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि 2 एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं जी, सेंट्रल एंड स्टेट। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, जब GST नहीं था उससे पहले जैसे एक सेंट्रल एक्साइज था जी, जब वो दोनों एजेंसीज के अब एक्ट को मर्ज कर दिया तो दोनों एजेंसीज स्टिल वर्क करती हैं, क्योंकि डीलर्स का जो दायरा है वो तो बढ़ ही रहा है ना।
तो जो स्टेट के पास टैक्स जाता है उसे स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल देते हैं, और जो सेंट्रल के पास जाता है उसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल देते हैं। और दोनों की अथॉरिटीज डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग करती है। और इसके ऊपर एक सेक्शन 6(2) भी है जीएसटी एक्ट में, जो क्रॉस इम्पैनलमेंट से डील करता है। जिस इंक्वायरी को, प्रोसीडिंग को किसी एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एसजीएसटी शुरू कर लेता है, उसके ऊपर सीजीएसटी नहीं कर सकता। जिसके ऊपर सीजीएसटी कर लेता है उसके ऊपर एसजीएसटी नहीं कर सकता। एसजीएसटी मींस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अथॉरिटीज। राइट। जब टैक्स की बात आ जाती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स तक रह जाता है। आगे इनकी डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज है जो अपने सिराटम से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से लेकर रिकवरी तक का सारा मुद्दा देखते हैं। बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो आज क्लियर भी हुए और उन टर्म्स पे बहुत अच्छी जानकारी हमें हासिल हुई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं। अपने 20 से 25 सालों के एक्सपीरियंस को आज हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं एडवोकेट JS बेदी सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जीएसटी एक्सपर्ट आपके बहुत से सवालों के जवाब आज यहाँ पर साझे कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल, जो कि हमने पिछले सवाल में बहुत सी टर्म्स पूछी थी, ऐसे बहुत सारे केस लॉसेज होंगे जो कि हमारे जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनकी कई जो सोल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे कौन से ऐसे केस लॉस हैं सर जो आप यहाँ बताना चाहेंगे? मैम, जैसे कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड केस लॉस के बारे में मैं अभी दर्शकों को जानकारी दूंगा। उन जजमेंट्स को पढ़ने के बाद ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि जो भी इन्होंने व्यापार किया है और जो भी इनके पास क्रेडिट आया है वो इनको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है या डिपार्टमेंट को पैसे जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी, डी बीथल है, जो मद्रास हाई कोर्ट की है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि जब सेलर ने गुड्स बेची हैं परचेजर को, तो परचेजर के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए, डिपार्टमेंट सेलर के अगेंस्ट एक्शन लेगा। और वो मैटर सेट असाइड करके वापस रिमांड बैक किया गया टू दी लोअर अथॉरिटीज। फिर एक LGW इंडस्ट्रीज के नाम की जजमेंट आई कैलकाटा हाई कोर्ट की। इसी तरह से एक संचिता कुंडू के नाम की जजमेंट आई। इवन इन जजमेंट्स में ये भी क्लैरिटी दी गई कि जिस आदमी से हमने गुड्स खरीदी होती है, कई बार विभाग उसका नंबर कैंसिल कर देता है, और कई बार तो उसका जो नंबर है वो बैक डेट से भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो इधर डिपार्टमेंट, जिस बंदे ने क्लेम लिया होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, हु इज एक्टिंग एज ए परचेजर, उसको एक ये भी क्वेश्चन फेस करना पड़ता है कि जिससे आपने गुड्स खरीदी थी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका नंबर तो डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया है, वो सेलर अब एक्टिव ही नहीं है। क्वेश्चन इसमें ये पैदा होता है कि जिस दिन उसने गुड्स बाय की थी, परचेज की थी, उस दिन बोथ आर एक्टिव, क्योंकि अगर उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्टिव नहीं होएगा तो वो ई-वे बिल ही नहीं जनरेट कर सकता, वो अपनी रिटर्न ही नहीं भर सकता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्लेम करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फुलफिल करनी है परचेजर को। बट कोई भी ऐसा काम करने के लिए परचेजर को नहीं कहा जा सकता विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। परचेजर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजिलेंट होकर जो 2(a) फॉर्म है, मींस जो सेलर ने गुड्स बेची होती हैं, जब वो अपने GSTR 1 भरता है तो परचेजर अपने 2(a) में देख लेता है कि उसने अपनी सेल्स को एक्नॉलेज कर लिया, देन ही कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मैंने थोड़ी बैकग्राउंड जजमेंट से साथ साथ इस करके बताई है कि आजकल ये एक बड़ा बर्निंग इशू बना है। मैंने बहुत से नोटिस देखे हैं, थ्रू आउट इंडिया आ रहे हैं, कि परचेजर के 2(a) के साथ उसका 3(b) मैच नहीं कर रहा। 2(a) में ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होती हैं, जिस सेलर ने सेल दिखाई होती है वो परचेजर के 2(a) में आ जाता है, तो फिर वो उसके बेसिस पे क्लेम करता है। परंतु दोस्तों, इसके लिए कोई भी घबराहट की जरूरत नहीं है। 2(a) हैज नथिंग टू डू विद योर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है। एक भारतीय एयरटेल के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुद्दा गया था, जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के फेवर के अगेंस्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मुद्दा एयरटेल के फेवर में कर दिया, देयर आफ्टर SLP फाइल हुई। उस मुद्दे में और झगड़ों के अलावा 2(a) का भी जिक्र आया। भाई 2(a) को इनको देखना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग क्लेम लेना चाहिए था। बेसिकली उस मुद्दे में तो 900 कुछ करोड़ रुपए क्रेडिट और कैश लेजर का झगड़ा था, तो उनके बंदे ने कैश लेजर से पेमेंट कर दी, करनी क्रेडिट लेजर से थी, तो बाद में वो रिफंड के लिए गए। तो वहां पर जब ये मुद्दा उठा कि 2(a) इनको देखना चाहिए था 2(a) के अकॉर्डिंगली, दो वो जजमेंट हमारे खिलाफ है, बट उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है
कि 2A इज ओनली ए फैसिलिटेशन नॉट ए कंडीशन। कंडीशन 2A नहीं है, वो एक फैसिलिटेशन है चेक करने के लिए कि हमारा ITC जो हम ले रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो अगर किसी भी व्यापारी भाई को 2A के बेस पर नोटिस आता है कि आपके 2A में वो नहीं दिखाई दे रहा, तो उसका क्रेडिट नहीं रोका जा सकता। सर 2A और 3A ये इसको ये सारी ना टर्म्स 3B रिटर्न होती है जी, मंथली रिटर्न जी। 2A एक फैसिलिटेशन पोर्टल के ऊपर है कि जो भी बंदा, जो भी रजिस्टर्ड डीलर जब अपनी रिटर्न भरेगा और सेलर अपनी सेल्स एक्नॉलेज कर देगा, तो उसके 2A में मैं आपको बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, यू ऑल आर डीलिंग विद द इनकम टैक्स। आप जब अपनी रिटर्न भरते हो, आपका कोई TDS जैसे काटता है तो 26A पे दिखाई देता है ना, उसी तरह ये 2A में दिखाना शुरू हो जाता है कि ये आपकी ट्रांजैक्शन है, उसका टैक्स है जी। ओके। चाहे उसने अपने क्रेडिट से एडजस्ट किया हो, चाहे जमा करवाया हो, तो ये उसके पैरामीटेरिया है। तो इस करके 2A के ऊपर कुछ भी अगर कोई नोटिस आते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी क्रेडिट नहीं रोका जा सकता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद केरला हाई कोर्ट ने भी उसको सपोर्ट दी। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कई बार कोई जजमेंट अगेंस्ट आती है व्यापारियों के, तो उसमें हम अगेंस्ट करके हम देखते नहीं है, बट उन जजमेंट्स में कई चीजें हमारे को फेवर करती हैं। जैसे ये भारतीय एयरटेल की जजमेंट है, अगर हम इसका टाइटल देखेंगे, लास्ट पे ही देखेंगे, तो वो डिसमिस्ड है, अगेंस्ट डीलर है। बट उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, 2A इज जस्ट ए फैसिलिटेशन, वो 90% प्रॉब्लम्स व्यापारियों की खत्म कर देगा जिनको नोटिस 2A और 3B के आ रहे हैं। दैट्स गुड। सर एक चीज और है, अगर कोई गलत तरीके से क्लेम करे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं और उसमें अथॉरिटी क्या करती है? मैम बेसिकली अगर किसी ने गलत तरीके से क्लेम किया और वो प्रूव हो जाता है, तो फिर अथॉरिटी उससे टैक्स भी रिकवर करती है, और उसके लिए सेक्शन 74 है स्पेसिफिक बिसाइड अदर सेक्शंस, और जिसमें उसके टैक्स के इक्विवेलेंट पेनल्टी लगती है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लगता है जी। तो इसका कोई लिमिटेशन पीरियड भी है? हाँ जी मैडम, जैसे मैंने बताया कि अगर 74 के अंडर प्रोसीड करेंगे, 5 ईयर इज द पीरियड। देयर आफ्टर जब ये प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करनी होती है तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले एक ASMT 10 देना पड़ता है, असेसमेंट 10 फॉर्म होता है, 01A आता है वो, उसमें अब वर्ड 2020 से मे डाल दिया है, डिपार्टमेंट कैन इशू और नॉट, मतलब दैट इज अ सॉर्ट ऑफ ए प्री कंसल्टेशन नोटिस कि आपको एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, तो आप अगर अपनी कोई डिमांड के बारे में क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो कीजिए। फिर आता है जी DRC 01, जिसको हम शो कॉज नोटिस बोलते हैं। एक्चुअली ना GST में फॉर्म्स के ना नाम रख दिए हैं, रिफंड के RFD के साथ, ये शो कॉज नोटिस के DRC के साथ। देयर आफ्टर जो डीलर है जिसको शो कॉज नोटिस DRC 1 जाता है, उसका रिप्लाई देता है। इफ द डिपार्टमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन इज नॉट एट एनी फॉल्ट, उसकी कोई गलती नहीं है, तो वो डिमांड ड्रॉप हो जाती है, नहीं तो DRC 07 में उनकी डिमांड क्रिएट कर दी जाती है, जिसके अगेंस्ट व्यापारी सिर्फ टैक्स का, जैसे 100 रुपया टैक्स है, 100 रुपया पेनल्टी और 50 रुपया इंटरेस्ट, टोटल 250 रुपए की डिमांड है, सिर्फ 100 रुपए का 10% जमा करवा के जहां अपने क्रेडिट से रिवर्स करके उसकी अपील फाइल कर सकता है फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी। ट्रिब्यूनल अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की नोटिफिकेशन जरूर आ गई है, तो इट इज इन द प्रोसेस। तो जिसकी कोई फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी में अपील डिसमिस हो जाती है तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है। सर GST को लेकर आज लगता है कि सारे व्यूअर्स के बहुत से सवाल तो सुलझ गए, लेकिन एक ऐसा सवाल है जो मेरे जहन में भी है, वो ये कि GST को लेकर कोई अरेस्ट वारंट या कोई धारा, कुछ ऐसा सेक्शन है? जी मैम, सेक्शन 69 है जो GST में अरेस्ट के साथ डील करता है, और इसकी जो पनिशिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 132, पनिशिंग क्लॉज सेक्शन दैट इज 132। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल की है। ओके। जिस भी व्यापारी का 5 करोड़ से ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत पाया जाता है या टैक्स की कोई अवैयन पाई जाती है, तो उसको डिपार्टमेंट अरेस्ट की प्रोसीडिंग शुरू करता है विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर। बट ये भी सेक्शन जो है बेसिकली सेक्शन 69 और 132, ये ऑनरेबल डिफरेंट हाई कोर्ट्स में एज वेल एज इन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, क्योंकि जब GST को इंट्रोड्यूस करना था तब आर्टिकल 246A के थ्रू इसमें सिर्फ टैक्सेबिलिटी वाले मामले को ध्यान में रखकर ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। बट ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें सेक्शन 69 में एक पावर दे दी कि विदाउट लॉजिंग द FIR ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट, ऑफिसर कैन अरेस्ट ए डीलर और एनी पर्सन, फिर अमेंडमेंट आगे पर्सन कर दिया, हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस अवैयन ऑफ मोर देन 5 करोड़। तो ये मुद्दा सेक्शन 69 और 132 वाला इज पेंडिंग इन दी एपेक्स कोर्ट, जहां पर ये इशू चल रहा है कि विदाउट FIR इन ए टैक्सिंग स्टैच्यू बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 246A दिस पावर वाज गिवन
whether it is a valid or not. लेकिन सेलर का अगर नंबर कैंसिल हो जाता है तो परचेजर की क्या लायबिलिटीज रह जाती हैं, फिर वो क्या करे? मैम, जब भी सेलर का नंबर कैंसिल होता है तो डिपार्टमेंट इज द अथॉरिटी हु इज टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दो तरह से नंबर कैंसिल होते हैं। एक तो डिपार्टमेंट को लगता है कि सेलर कुछ गलत कर रहा तो उसका सू मोटो कैंसिलेशन होता है। वन इज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर मींस जो रजिस्टर्ड डीलर हु इज द सेलर और द परचेजर। दोनों ही कंडीशन में डिपार्टमेंट इज टू इंश्योर वेदर द ड्यू टैक्स हैज बीन डिस्चार्ज्ड और पेड, देयर आफ्टर कैंसिलेशन होनी चाहिए। बट इन केसेस में क्या होता है कि जी मोस्टली हमने देखा है एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ना तो 74 सेक्शन की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ना उसको असेस किया जाता है, डायरेक्टली सेलर्स के नंबर कैंसिल कर दिए जाते हैं। और कई बार तो रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट से कर दिए जाते हैं। जैसे 2017 से किसी का नंबर चल रहा है, 2020 में डिपार्टमेंट को आके पता चला कि ये गलत है, तो वो इमीडिएटली विद द लायबिलिटी इफेक्टिव फ्रॉम 2017 कर देते हैं, जिससे जो परचेजर ने आगे गुड्स खरीदी होती हैं वो एकदम ट्रबल में आ जाता है। बट उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो मैंने ये 3 जजमेंट्स बताई हैं, संचिता कुंडू, LGW वगैरह और ये डी बीथल, दीज आर कम टू द रेस्क्यू। और ये कुछ झगड़े नए नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि इन एक्ट से पहले भी वैट एक्ट था, एक्साइज एक्ट था, तब भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का झगड़ा पड़ता था। तो तब डिफरेंट कोर्ट्स ने ये होल्ड किया कि सेलर की लायबिलिटी परचेजर पर नहीं डाली जाएगी। सिर्फ एक मेन जो जजमेंट आई थी हमारे अगेंस्ट, वो थी माँ लक्ष्मी कॉटन एंड जिनिंग मिल, बॉम्बे हाई कोर्ट की। अदरवाइज इवन सुप्रीम कोर्ट इज इन द फेवर ऑफ द डीलर। अराइज इंडिया के केस में SLP फाइल की थी डिपार्टमेंट ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फेवर की थी उस ऑर्डर के अगेंस्ट। उसमें भी ये बात कन्फर्म की गई कि सेलर की लायबिलिटी परचेजर पर नहीं डाली जा सकती। और एक के नाम की जजमेंट थी इंडस्ट्रीज की, उसमें ये बात होल्ड हुई। फिर पंजाब हाई कोर्ट ने गेरूमल के केसेस में कहा। और इसमें मैं दर्शकों को, व्यापारियों को एक ये भी बात बताना चाहता हूँ कि जब डिपार्टमेंट उनको नोटिस देता है और वो कहता है कि सेलर इज नॉट अवेलेबल, सेलर भाग गया है, वो कैंसिल हो गया, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द परचेजर टू रेंज द सेलर। रादर परचेजर को एक एप्लीकेशन देनी चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन करने की। ही हैज द राइट। उसके लिए कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है एक्ट में। जब उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं तो वो एक एप्लीकेशन मूव करे अपने कंसर्न्ड असेसिंग अथॉरिटी को कि सेलर को मैं क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अगर उससे 1 करोड़ की गुड्स खरीदी हैं तो मैंने सारी पेमेंट उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू की है। तो अगर वो बंदे ने मेरा टैक्स नहीं जमा कराया, आपने उसका नंबर कैंसिल कर दिया है एंड ही रैन अवे, हाउ यू आर ट्राइंग टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम मी। सो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों को जब आप एप्लीकेशन वगैरह मूव करते हो तो डिपार्टमेंट विजिलेंट होकर फिर सेलर को ढूंढ के इन इश्यूज को रिजॉल्व करता है। आज के लीगल इनसाइट में आपके बहुत से सवालों के जवाब तो आपको मिले, लेकिन अभी भी शो के लास्ट में एक हमें अगर टिप मिल जाए जो कि GST से रिलेटेड हो और आपके कारोबार को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए कारगर साबित हो, तो वो हम ज़रूर एडवोकेट JS बेदी सर से लेना चाहेंगे। जी सर। जैसा कि मैंने बताया, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ GST, तो इट इज़ ए गुड एंड सिंपल टैक्स एक्ट। तो मैं सारे व्यापारी भाइयों को यही बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जब भी किसी व्यापारी की इंस्पेक्शन या सर्च होती है तो उस वक्त 2-4 घंटे बीतने के बाद अधिकारी व्यापारी से कहते हैं कि ये पैसा आप तुरंत अभी जमा करवा दीजिए। आपका 2 करोड़ रुपया निकलता है, 1 करोड़ निकलता है, आप वॉलंटरली DRC कर दीजिए। वैसे ऐसा करना जरूरी नहीं रहता। अगर फिर भी किसी व्यापारियों ने कर दिया हुआ है तो वो उनको इमीडिएटली रिफंड पैसा कोर्ट्स ग्रांट कर रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी एक सुपरटेक फॉर्जिंग्स के नाम का केस जीत के दिया है। इवन उसमें शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुका था। और इससे पहले ये शो कॉज नोटिस वाली जो जजमेंट करवा के दी है, ये तो पहली जजमेंट है। इससे पहले कई सारी जजमेंट्स आई हुई थी जिसमें शो कॉज नोटिस वगैरह नहीं इशू हुआ था, पैसा रिकवर हो गया। देयर आफ्टर व्यापारी ने अप्रोच किया कोर्ट को और कोर्ट ने फिर ये इशू को एग्जामिन किया, क्योंकि सवाल ये है कि व्यापारी ने गलती की है या उसका टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत है, ये जब तक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके शो कॉज नोटिस देके अपील दलील का उसको मौका नहीं दिया जाता, डायरेक्ट रिकवरी किसी से नहीं की जा सकती। ये तो सवाल हो गया कि अभी सजा उसकी तय करनी है कि उसको क्या दी जाए, पर जो सामने ध्यान में आई वो टांग दो उसको। इसी तरह से मैं थोड़ा सा एक और आपको इससे जुड़ता टिप बता रहा हूं
ये तो हो गया कि जब मौके पर आके विभाग पैसा भरवा लेता है, अगर किसी भाई ने भरा तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर द रिफंड विद इंटरेस्ट। कई व्यापारी दायरों से कैश भी पकड़ा जाता है कि वहां पर रेड किया, वहां पर कैश पड़ा। कैश गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता, कैश थिंग्स की डेफिनेशन में नहीं आता। इस करके अगर रेड जीएसटी एक्ट के अंडर है, इंस्पेक्शन सर्च जीएसटी एक्ट के अंडर है, तो डिपार्टमेंट अथॉरिटीज कैन नॉट सीज द कैश। सो मुझे लगता है लीगल इनसाइट्स में ऐसे और भी कई सवालों के जवाब हम देते रहेंगे, ऐसे शोज के जरिए आपसे मिलते रहेंगे और आपकी जीएसटी से रिलेटेड, स्पेशली आईसीटी के रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज हैं उससे हम सॉल्व करते रहेंगे। सो सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी एडवोकेट JS बेदी सर का कि हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शो तक के लिए धन्यवाद।